लेट्स बाइट बयानबाजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई सवालों के जवाब दिए। संघ प्रमुख ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि 75 साल की आयु में उन्हें या किसी और को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. भागवत ने यह भी कहा कि भारत में पहले दिन जब इस्लाम आया उस दिन से यही है और रहेगा। आरएसएस चीफ ने कहा कि दोनों समुदायों में ये विश्वास होना चाहिए कि हम सब एक हैं। विश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण। उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना। हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है अब साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहां है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे। तो पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है। हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी। लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है। और वो अलग अलग नहीं है। We are not a federation of communities or societies. We are one people. We the people. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एसआई परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को न्याय देना नहीं है। ये सरकार की नाकामी है। सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। पौने 2 साल से टुकड़ों में बटी हुई सरकार के लोग कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे थे निरस्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा कह रहा था निरस्त नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से पर्ची इनकी आई नहीं। अपने विवेक का इस्तेमाल ये कर नहीं सकते क्योंकि जब इनको बनाया था तब इसी शर्त पे बनाया था कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो दिल्ली से पर्ची आएगी उतनी ही बात करोगे। तो भर्ती परीक्षा हुई है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। तो ये सरकार ने निर्णय नहीं लिया, हाई कोर्ट ने किया है। और हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री जी सरकार दोबारा उसमें डीबी में जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि किरोड़ी जी की बात नहीं रहनी चाहिए, नौजवानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए ये जो निर्णय है ये सरकार की नाकामी, सरकार की निर्णय करने की क्षमता, जो उनमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है, जो विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर करारा तमाचा है ये।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा नीति को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। रघुराम राजन ने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि रशिया से सस्ते तेल का फायदा किसे मिला और अब अमेरिका के टैरिफ का नुकसान किसे हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के टैरिफ से करीब 20 लाख लोगों के रोजगार पर संकट आ सकता है। How much we benefit from it and how much we are losing. And again, I think insisting on sovereignty, etc., is fine from the perspective of our rights. But at this point, it's a real power play, and we need to ask who's benefiting from this in the country, who's hurting, and on net, is the country benefiting? The price of Russian oil today is not that different from the market price of oil. Remember, we were importing only 2% from Russia before these sanctions were applied on Russia, and it became convenient for us to buy Russian oil, as many have said, with the connivance of the Americans. Now that the Americans have turned, I think it's worth asking how much does this benefit us and who is it going to? And do we need to continue this, or can we quietly, shut down this and move towards buying oil on the market if it doesn't cost us that much? While it costs us enormous amounts in tariffs, it is certainly a policy question worth asking. Again, I'm not in any doubt about the sovereignty question, but the policy question is more easily resolved if we ask ourselves who's paying the price for this purchase and who's getting the benefits. And if we equalize by taking from those who are benefiting to giving those who are paying the price, maybe that itself will reduce the incentive to go purchasing this Russian oil. I mean, let's face it, there is a cost being paid today for buying Russian oil. There's a benefit from it, and we need to ask ourselves as a country how this is playing out. प्रसिद्ध ऊर्जा विश्लेषक अनस अल-हाजी ने भारत को रूस से तेल आयात घटाने की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर पिछले सालों के आंकड़ों को देखें तो हर अक्टूबर महीने में एनर्जी इंपोर्ट आमतौर पर कम हो जाता है, यानी ये गिरावट किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं बल्कि एक स्वाभाविक पैटर्न है। Of course, a lot of misinformation in the media. For example, this morning, our time, there was a piece of news saying that Indian refiners are going to reduce their exports or their imports from Russia in October. And the news said, well, because they are trying to be nice to Trump and they want to comply. This is absolutely not correct, because if you look at every October in recent years, imports from Russia declined in October. So the decline basically is natural. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ का बोझ है जो 27 अगस्त से लागू हो गया है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि भारत पर लगा हुआ टैरिफ किस तरह से कम किया जा सकता है। नवारो ने कहा कि भारत की तरफ से रूसी तेल की लगातार खरीद मॉस्को की आक्रामकता को बढ़ावा दे रही है। India and China from buying Russian oil. You do that tomorrow when the war's over. Okay? The war's over. If everybody, including Europe, this is like Europe's still buying Russia oil, which is crazy. Okay? If people just stop buying Russia oil, then it's only a matter of time before Putin doesn't have the money to fund that war. So Modi's a big part of it. It's 1.5 million barrels of oil a day. That buys a lot of drones and bombs to kill Ukrainians. Okay, a lot. Okay, so what's troubling. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की कथित वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को अपमानित किया गया, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने बिहार की धरती और संस्कृति का तिरस्कार किया और इस तरह बिहार की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया। श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत
और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और परिश्रम की प्रकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्य आत्मा को शतायु होकर देवलोकागमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना देश की महान संस्कृति और भारत की महान परंपरा में ये कभी भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ये अफवाहें फैल रही हैं कि अडानी को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया कि वे अमेरिकी टैरिफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर ये सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पुलिस कांस्टेबल ट्रांसफर में जाति आधारित नीति प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पुलिस कांस्टेबलों की जाति पूछकर ट्रांसफर करने का निर्णय न केवल नकारात्मक है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी आघात पहुंचाने वाला है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। संत कबीर ने तो ये कहा था। अब संत बीजेपी का नया दोहा है, जाति पूछो सिपाही की, ना पूछ लीजिए ज्ञान। भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस गर्त में लेके जाएगी, उसके नए नए उदाहरण हर रोज आ रहे हैं। और आज का उदाहरण आज एक और उदाहरण आया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है और उसमें सबसे मोटा कॉलम है कास्ट, जाति। यानी कि जाति ऑनलाइन कांस्टेबल अपनी भरे कि भाई मैं इस जाति का हूं, उसके बाद लिस्ट निकालेंगे ट्रांसफर की। इससे ये देश को कहां लेके जाएगी भाजपा। किसी भी अधिकारी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हर अधिकारी की जाति इंसानियत है और धर्म राज सेवा है ना। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बेनीवाल उनके पास पैसे लेने आए थे और मैंने उन्हें पैसे दिलवाए। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, वो उनका करेक्टर है। ठीक है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने यार मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ने नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Let's Mike is not just a revolutionary